हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था शर्क अकेडमी वर्सेस सन मून रॉयल अकेडमी के टीम वर्सेस टीम मैच में अब शर्क अकेडमी की तरफ से सिर्फ मिस मंकी और सन मून रॉयल अकेडमी की तरफ से मिस मिंग और होंग चंग ही बचे हुए थे, जहाँ पे वो दोनों बहन भाई मिलकर काफी हद तक मिस मंकी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। पर अचानक से मिस मंकी ने वहाँ पे यूहाओ के दिए हुए पीकॉक आर्मर को पहनकर उन दोनों ही बहन भाइयों को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था। और इसी के साथ ही शर्क अकेडमी अपने 10,000 सालों की स्ट्रीक को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से सन मून रॉयल अकेडमी को हरा चुके थी। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ और केटाओ के साथ साथ जी हुई अलायंस के किंग होटल में होने वाले सोल गार्डियंस कंपटीशन में टॉप 6 फाइनलिस्ट को भी चुन लिया गया था, जिसमें यूहाओ और केटाओ भी शामिल थे। और अब उन सभी की आपस में एक दूसरे के साथ फाइट होने वाली थी, जहां यूहाओ का मुकाबला एक बहुत ही घमंडी सोल मास्टर के साथ होने वाला था, जहां उन दोनों ने ही दाव पे अपनी कार्विंग नाइफ को लगा दिया था, जिसके चलते तो इस मैच की आग वहाँ पे अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग होटल के अंडरग्राउंड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहाओ और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स अपने सोल गाइडेंस वेपन्स को बना रहे थे, जिनका बाद में वो लोग इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट भी करने वाले थे। और इस कंपटीशन को किंग होटल के अंदर मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इवन वहाँ पे काफी सारा पैसा भी लग चुका था। तभी वो सुपरवाइजर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि अब आप सभी के पास बस आधा घंटा ही बाकी है। अब उस सुपरवाइजर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स ने अपनी अपनी स्पीड को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और जैसे जैसे टाइम वहाँ पे गुजरता चला जा रहा था, वहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स के तो पसीने भी छूट चुके थे, जबकि केटाओ और यूहाओ तो वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ अपने सोल गाइडेंस वेपन को बना रहे थे। उन्हें जैसे वहाँ पे टाइम की कोई भी चिंता नहीं थी। और सबसे पहले केटाओ ने वहाँ पे कैप्चरिंग हैंड को बनाते हुए फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया था। और केटाओ के पीछे 96 वाले प्लेयर ने वहाँ पे एक डिकम्पोजिशन डैगर को बनाते हुए सेकंड पोजीशन को हासिल कर लिया था। और उन दोनों के पीछे 37 नंबर वाले प्लेयर ने वहाँ पे एक फ्लाइंग फिश सोल गाइडेंस कैनन को बनाते हुए थर्ड पोजीशन को हासिल कर लिया था। चौथे नंबर पे आता है 85 नंबर वाला प्लेयर, जिसने एक बरेन कैनन को बनाया था। और 5वें नंबर पे आता है 98 वाला प्लेयर, जिसने डिकम्पोजिशन वाले कैनन को बनाया था। और अब बस वहाँ पे 10 सेकंड ही बाकी बचे थे, जबकि यूहाओ अभी तक भी वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वेपन को बनाने में लगा हुआ था। जो देखा तो सुपरवाइजर ने वहाँ पे उल्टी गिनती भी शुरू कर दी थी। और पूरी तरह से टाइम खत्म होने से पहले यूहाओ ने भी वहाँ पे एक सोल गाइडेंस शील्ड को बना लिया था। जो देखकर यूहाओ को ओपोनेंट वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि तुमने बस यहाँ पे 5 घंटे लगाते हुए इस मामूली सी शील्ड को बनाया है। मैं तो तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पर तुम्हारी इस मामूली सी शील्ड को देखते हुए तो अब मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि बहुत ही जल्द तुम्हारा कार्विंग नाइफ तुम्हारे हाथों से छिनने वाला है। खैर उसके बाद रेफरी वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन सभी से कहता है कि सभी फाइनलिस्ट अपने ओपोनेंट के साथ बैटल अरीना के अंदर आ जाएं। अब रेफरी की ये अनाउंसमेंट सुनकर तो हम देखते हैं कि 96 वाला प्लेयर वहाँ पे यूहाओ को किलिंग का इशारा करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ तो अभी तक वहाँ पे उसकी किसी भी बात के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। खैर जैसे ही वो सभी वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आते हैं तो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से एक स्टेज निकल कर बाहर आता है, जहाँ पे उन सभी के दरमियान फाइट होने वाली थी। और तभी एक पर्सन वहाँ पे फेंग जियाहू से कहता है तुम्हें 66 और 88 नंबर वाले पार्टिसिपेंट के ऊपर खास नजर रखनी है। खैर सबसे पहली फाइट वहाँ पे केटाओ की होती है, जिसका ओपोनेंट 85 नंबर वाला प्लेयर था। और केटाओ जिसने एक लेवल 5 का सोल गाइडेंस वेपन बनाया था, उसका इस्तेमाल करते हुए केटाओ ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे उसका ओपोनेंट वहाँ पे अपने सामने शील्ड लगाते हुए रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर केटाओ के खतरनाक अटैक के सामने वो वहाँ पे ज्यादा देर नहीं टिक पाता। और देखते ही देखते केटाओ के अटैक ने उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके साथ ही केटाओ वहाँ पे अपनी पहली फाइट तो जीत चुका था। और रेफरी ने भी वहाँ पे केटाओ की जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी। और उसके बाद 96 वाले प्लेयर की फाइट अपने ओपोनेंट के साथ होती है, जिसे उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था। और ये सब देखकर वहाँ पे बैठा हुआ एक मास्क वाला मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और अब तो 96 वाला प्लेयर उसका फेवरेट भी बन चुका था। खैर उसके बाद उसकी नजर वहाँ पे यूहाओ के ऊपर पड़ती है, जहाँ वो यूहाओ की कमाल की शील्ड को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है ऐसी कमाल की शील्ड आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। इस शील्ड के अंदर टोटल 17 से भी ज्यादा कोर्स मौजूद हैं। और उन सभी कोर्स एरे का इस्तेमाल करते हुए ये पार्टिसिपेंट यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी अटैक को क्रिएट कर सकता है, जबकि इसके मुकाबले में ये 98 नंबर वाला प्लेयर तो मुझे बहुत ही ज्यादा फीका दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता ये इस लड़के को हरा पाएगा। जबकि होटल के अंदर मौजूद लोग भी वहाँ पे यूहाओ की तारीफें करते हुए कह रहे थे इस व्हील चेयर वाले लड़के ने तो पिछली बार कमाल ही कर दिया था, सभी ने इसके हारने के ऊपर पैसा लगाया हुआ था, जबकि इसने अपनी फाइट को बहुत ही आसानी के साथ जीतते हुए सभी का पैसा डुबवा दिया था। तभी 98 नंबर वाला प्लेयर भी वहाँ पे आगे बढ़कर यूहाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी ये मामूली सी शील्ड कब तक बचा पाती है। मैं तुम्हें पहले से ही सुधार कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो ना कि मेरे खतरनाक अटैक को रोकने के चक्कर में तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाए। जबकि हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो अपने मन ही मन में वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहता है आज का ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तीनों हिडन फोर्सेस के टॉप के मास्टर्स भी इस मैच को देखने के लिए जरूर से आए होंगे, इसलिए अब समय है अपने प्लान को
इम्प्लीमेंट करने का। और यूहाओ के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगा था। किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। और तभी अचानक से ही यूहाओ वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की पावर्स का इस्तेमाल करता है, जो देखकर केटाओ भी वहाँ पे सीरियस होते हुए यूहाओ से कहता है कि जो भी करना सोच समझ के करना। और तभी अचानक से यूहाओ वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वाले स्पीयर को लेकर ऊपर हवा में उठने लगा था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेडली ऑरा निकलने लगा था, जिसने वहाँ पे किंग होटल के अंदर मौजूद ऑलमोस्ट सभी को ही डरा दिया था। जबकि यूहाओ का ओपोनेंट तो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस घटिया इल्यूजन में फंसते हुए डर जाऊंगा? नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला। जबकि हम देखते हैं कि उस मास्क वाले मास्टर के साथ एक लेडी भी मौजूद थी, जो कि यूहाओ के इस रूप को देखकर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग, इस लड़के की बॉडी से तो वाकई डेथ की स्मेल आ रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ ने तो वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वाली सोल रिंग को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके एक्टिवेट होते ही अब तो सभी इवल सोल मास्टर्स की नजरें वहाँ पे यूहाओ के ऊपर ही आके टिक चुकी थी, जहाँ वो मास्क वाला मास्टर भी वहाँ पे यूहाओ से इंप्रेस होते हुए कहता है, इस लड़के की बॉडी से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और प्योर डार्क एनर्जी रिलीज हो रही है। आखिर ये लड़का है कौन? असल में ये यूहाओ की तीसरी मास्टर सोल थी, जिसका नाम द स्पिरिट ऑफ डेथ था। जबकि ये सब देखते हुए 98 नंबर वाले प्लेयर को तो वहाँ पे यूहाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अचानक से ही वहाँ पे अपने डिकम्पोजिशन कैनन की पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने इस घटिया इल्यूजन को यहाँ पे खत्म करने वाले हो, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पे खत्म करना होगा। और ये कहकर उसने अचानक से वहाँ पे अपने कैनन का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन यूहाओ ने भी वहाँ पे अपनी सोल गाइडेंस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ बैरियर बना रखा था, जिसके चलते उसके किसी भी अटैक का वहाँ पे यूहाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। हालांकि वो यूहाओ के चारों तरफ घूमते हुए वहाँ पे यूहाओ के ऊपर चारों तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसके किसी भी अटैक का वहाँ पे यूहाओ के ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी डेथ पास को वहाँ पे रिलीज कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे 98 नंबर वाले प्लेयर के ऊपर भी हमला कर दिया था। और ऐसा होते ही उस प्लेयर का ध्यान वहाँ पे पूरी तरह से भटक चुका था और यूहाओ अब उसे वाकई वहाँ पे एक घोस्ट की तरह दिखाई दे रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेचारा वो प्लेयर जहाँ कहीं भी देख रहा था उसे बस वहाँ पे यूहाओ ही दिखाई दे रहा था। और इसी बीच यूहाओ ने वहाँ पे अपनी कर्स ऑफ ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट को वहाँ पे पूरी तरह से जकड़ लिया था, जो देखकर तो वो मास्क वाला मास्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इस लड़के टंगबू के पास तो एक अल्टीमेट लेवल की इवल मास्टर सोल मौजूद है। असल में यूहाओ ने इस कंपटीशन के लिए अपना नाम टंगबू के नाम से रजिस्टर करवाया था। ये तो अपने ओपोनेंट के एक्शन को देखकर अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है, और ऐसा तो सिर्फ वही इवल सोल मास्टर्स कर पाते हैं जिनके पास एक अल्टीमेट लेवल की मार्शल सोल होती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ की कर्स ऑफ ब्लड टेक्निक ने वहाँ पे उसके ओपोनेंट को पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिसके चलते तो अब बेचारा वो वहाँ पे मूव भी नहीं कर पा रहा था। और ये देखकर तो किसी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये व्हील चेयर वाला लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि ये सब देखकर हम देखते हैं कि यूहाओ के ओपोनेंट को भी अब धीरे धीरे वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, व्हील चेयर बॉय, वैसे तो मैं अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर अब तुमने मुझे अपनी इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये कहते हुए उसने वहाँ पे अपनी 6 सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते सबसे पहले तो वो वहाँ पे खुद को आजाद करवाता है। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी नेदरवर्ल्ड डीमन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे से वहाँ पे यूहाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो देखकर यूहाओ भी वहाँ पे अपने स्पीयर को जरा सा झटका देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे डेथ ऑफ गेट ओपन हो गया था। और अचानक से ही उस डेथ ऑफ गेट के अंदर से दो डैगर्स निकल कर बाहर आते हैं, जिन्होंने न सिर्फ वहाँ पे उन डीमन क्लॉस के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ 98 नंबर वाले पार्टिसिपेंट के ऊपर भी अटैक करते हुए उसका पूरा एक हाथ ही वहाँ पे क्रिपल कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस डेथ ऑफ गेट के अंदर से दो डेथ सोल पपेट्स निकल कर बाहर आते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ यूहाओ के ओपोनेंट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर 98 नंबर वाला प्लेयर भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उन दोनों के ऊपर ही अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन उसके इस अटैक का वहाँ पे उन दोनों के ऊपर असर तो तब हो पाता जब वो जिंदा होते, वो तो थे ही डेथ सोल पपेट्स से। इसलिए हम देखते हैं कि 98 नंबर वाले प्लेयर के किसी भी अटैक का वहाँ पे उन दोनों के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था, जो देखकर तो बेचारा वो भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका था। जो देखकर तो वो मास्क वाला मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से हैरान होते हुए कहता है, इस लड़के टंगवू की इवल मास्टर सोल एबिलिटीज तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा निकली। अब यूहाओ के पास गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की मार्शल सोल थी, और गॉड इलेक्ट्रोलेक्स तो था ही गॉड ऑफ डेथ, इसलिए उन लोगों का वहाँ पे हैरान होना तो बनता ही था। जबकि हम देखते हैं कि यूहाओ ने तो वहाँ पे अपनी डेथ पावर का इस्तेमाल करते हुए डेथ सोल पपेट्स की पूरी एक आर्मी ही खड़ी कर दी थी। और कब कौन सा पपेट वहाँ पे उस 98 नंबर वाले पार्टिसिपेंट के ऊपर अटैक कर रहा था, उसे वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, और देखते ही देखते बेचारा वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। इवन अब तो उसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखते हुए यूहाओ ने वहाँ पे अपने डेथ सोल पपेट्स को वापस भेज दिया था। और खुद यूहाओ वहाँ पे अपनी व्हील चेयर के सहारे आगे बढ़ता है, जहाँ अचानक से ही उसने वहाँ पे एक बार फिर से अपना फेस मास्क हटाते हुए अपना डेडली ऑरा वहाँ पे रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो बेचारा उसका ओपोनेंट वहाँ पे
और भी ज्यादा घबरा चुका था। तभी युवा वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम इस फाइट को अभी भी आगे बढ़ाना चाहते हो? जिस पे उसका ओपोनेंट जल्दी से डर के मारे नाम अपने सारे हिलाते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम बस मुझे जिंदा छोड़ दो, यही तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। अब अपने ओपोनेंट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा भी अपनी डेथ मास्टर सोल को वापस ले लेता है, जो देखकर उसका ओपोनेंट वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ नीचे झुकते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे युवा के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर युवा ने भी वहाँ पे अपनी उसी सोल गाइडेंस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पे उसके अटैक को रोक लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, युवा ने वहाँ पे अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर दिया था, जो कि वहाँ पे उसके ओपोनेंट की जान ले पाता। उससे पहले ही वही मास्क वाला मास्टर वहाँ पे बीच में आते हुए युवा के अटैक को रोक देता है कि इसकी तरफ से हम अपनी हार कबूल करते हैं। जिसपे युवा वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम कौन हो? जिसपे वो मास्क वाला मास्टर भी वहाँ पे युवा को जवाब देते हुए बताता है कि मैं इसका टीचर हूँ, और क्योंकि इसने अपनी हार मानने के बाद तुम्हारे ऊपर हमला किया तो इसलिए मैं इसका डार्क अज़ूर ड्रैगन कार्विंग नाइफ इसे पनिशमेंट के तौर पर और इसकी जान बख्शने के लिए मैं ये तुम्हें देता हूँ। जैसे युवा ने भी वहाँ पे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था, जो देखकर तो किंग होटल के अंदर मौजूद किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। पर अभी वो लोग वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, और जब दोबारा सारी लाइट्स ओपन होती है तो वो सारी की सारी लाइट्स वहाँ पे उस मास्क वाले मास्टर के ऊपर ही आके रुक जाती हैं, जो के ऊपर हवा में उठकर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, मेरा नाम है नैन गोंग वान और मैं जी शुई अलायंस का लीडर हूँ, और मैं यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता हूँ कि ये मैच टंग वू जीत चुका है। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे युवा की तारीफें करते हुए उसके लिए तालियां बजाने लगे थे, जबकि लीडर नैन गोंग अपनी बात को वहाँ पे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब नंबर 66, नंबर 88 और नंबर 96 ये तीनों इस कंपटीशन के फाइनलिस्ट हैं, और अब यही दोनों मिलकर बाकी की 2 डिवीजन के साथ कॉम्पीट करते हुए मेरे जी शुई अलायंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब नैन गोंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। वो सभी वहाँ पे जी शुई अलायंस के नाम के नारे लगाते हुए उन तीनों को भी वहाँ पे चेयर करने लगे थे। और तभी लीडर नैन गोंग वहाँ पे युवा से कहते हैं, ब्रदर टंग वू, तुम्हारे जैसे कमाल की क्लोज रेंज वाली डिफेंस शील्ड आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, क्या हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं? जिसपे युवा उन्हें वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग फाइनल्स के बाद आराम से सबके बारे में बात करेंगे। और युवा कैसा कहते कि टाउ उसे लेकर वहाँ से जाने लगा था, और वो सुपरवाइजर उन्हें वहाँ पे खुद बाइक तक छोड़ने के लिए आया था, और लीडर नैन गोंग भी उसे वहाँ से जाते हुए देख रहे थे, जिसे देखकर वो वहाँ पे उस सुपरवाइजर से कहते हैं, मुझे ऐसे ही किसी कमाल के इंसान की तलाश थी जो कि हमारे जी शुई अलायंस की लेगेसी को आगे बढ़ा सके, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? जिसपे वो सुपरवाइजर वहाँ पे लीडर नैन गोंग के सामने अपना साथ झुकाते हुए उन्हें बताता है कि इन्होंने बस कुछ पैसे कमाने के लिए इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया था, और हाँ, पैसों के साथ साथ इन्हें रियल मेटल की भी तलाश है। जिसपे लीडर नैन गोंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि उसे अरेंज करना तो बहुत ही ज्यादा आसान काम है, अगर ये हमारी जी शुई अलायंस की शान को इसी तरह से आगे बढ़ाता है तो ये सब तो इसे मैं गिफ्ट के तौर पर ही दे दूंगा। और ये कहकर लीडर नैन गोंग वहाँ पे अपनी डिप्टी लीडर से सवाल करते हुए पूछते हैं, डिप्टी लीडर, आखिर आपके सब के बारे में क्या ख्याल है? जिसपे डिप्टी लीडर भी वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहती है कि अगर ये लड़का टंग वू हमारी जी शुई अलायंस की ग्लोरी को लेकर आगे बढ़ता है तो ये वाकई हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी, और हम इसे अगले लीडर की पोजीशन भी सौंप सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा करने में नाकाम हो जाता है तो, और ये कहकर तो उस डिप्टी लीडर ने अचानक से ही वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम युहाओ और उसकी पूरी टीम को मिस्टर बीबी के रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे युहाओ ने आज कॉम्पिटिशन के अंदर जीते हुए डार्क अज़ूर ड्रैगन कार्विंग नाइफ को वहाँ पे केटाओ के हवाले कर दिया था, जिसे पहले तो केटाओ वहाँ पे लेने से मना करता है, क्योंकि उसके मुताबिक ये कार्विंग नाइफ बहुत ही ज्यादा खास था, जिसे केटाओ ऐसे ही तो नहीं ले सकता था। पर युहाओ ने वहाँ पे केटाओ को समझाते हुए फाइनली उसे वो कार्विंग नाइफ लेने के लिए मना ही लिया था। और ये देखकर बेचारा केटाओ वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि उस कार्विंग नाइफ को हासिल करना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी वूडोंग आगे बढ़कर वहाँ पे युहाओ से सवाल करते हुए पूछती है, युहाओ, क्या तुमने इसीलिए इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया था ताकि इवल सोल मास्टर्स की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ सके और तुम उन सभी के साथ घुल मिल सको? अब वूडोंग का ये सवाल सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी के साथ साथ बाकी सभी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और युहाओ भी वहाँ पे थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, ओ तो तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। अब युहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वूडोंग वहाँ पे उससे नाराज होते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सिमुलेशन सोल स्किल मौजूद है, जिसके इस्तेमाल करते हुए तुम खुद को भी इक्वल सोल मास्टर दिखा सकते हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी मुझे ये सब मंजूर नहीं है। ये सब बहुत ही ज्यादा रिस्की है और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती।
तुम जानते हो ना कि ये सभी इवल सोल मास्टर्स और इवल सेट कितने ज्यादा खतरनाक हैं और तुम अकेले इनमें घुसने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास अगर एक से भी ज्यादा जिंदगी होती तो तभी मैं तुम्हें ऐसा रिस्की काम तो कभी भी नहीं करने देती। जिसपे युवक उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, वुडोंग प्लीज समझने की कोशिश करो, ये काम किसी न किसी को तो करना ही था। अब किस्मत ने इस काम के लिए मुझे चुना है तो मैं भला पीछे कैसे हट सकता हूँ। वैसे भी इवल स्पिरिट सेट को उनकी ताकत ज्यादा खतरनाक नहीं बनाती बल्कि उनकी मिस्ट्रीज उन्हें ज्यादा खतरनाक बनाती है। अभी हम लोग इवल स्पिरिट सेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना तो उनकी ताकत के बारे में और ना ही उनकी किसी मिस्ट्री के बारे में। समझ लो कि अचानक से एक दिन इवल स्पिरिट सेट हमारे ऊपर हमला कर देता है तो उसका हमारे पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। चारों तरफ तबाही तबाही होगी जिसमें सबसे ज्यादा मासूम लोग मारे जाएंगे। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आगे चलकर इवल स्पिरिट सेट ऐसा जरूर कुछ करने वाला है, पर अगर हमें पहले से ही उनकी ताकत के बारे में पता होगा तो हम लोग तब आसानी के साथ उनका मुकाबला कर पाएंगे। और अगर मुकाबला ना भी कर सके तो कम से कम उनके हमले के लिए रेडी तो रहेंगे। ये सब मेरे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसे वो अपनी मौत से पहले पूरा करना चाहते थे, पर अब क्योंकि मैं उनका सक्सेसर हूँ तो उनकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब आगे मुझे ही निभाना होगा। पर इस सब में मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम नाराज हो जाती हो तो मैं अकेला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरा हौसला, मेरा सब कुछ तुम ही हो। और ये कहते हुए युवा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, जो देखकर मैं जियानिंग भी आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वुडोंग से कहती है, वुडोंग ब्रदर युवा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इवल सोल मास्टर्स और इवल स्पिरिट चर्च के बारे में पता लगाना ये हमारी शर्क एकेडमी की जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज तुम उसे रोको मत। अब मिस जियानिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ भी आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वुडोंग से कहती है, वैसे भी ब्रदर युवा की कल्टीवेशन हम सभी में से सबसे ज्यादा है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि उनकी जान को कोई भी खतरा होगा। अब इस तरह से वहाँ पे उन सभी के समझाने पर वुडोंग भी वहाँ पे पलट कर युवा का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, ओके ठीक है युहाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हर मोड़ के ऊपर तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें तुम्हारे मकसद में आगे बढ़ने से भी नहीं रोकूंगी, पर उससे पहले तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। जिसपे युवा उसे वहाँ पे सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है कि कौन सा वादा। जिसपे वुडोंग वहाँ पे बहुत ही इमोशनल होते हुए उससे कहती है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा जिंदा रहोगे। और ये कहकर तो वुडोंग ने वहाँ पे रोना ही शुरू कर दिया था, जो देखकर युवा वहाँ पे उसके आंसू साफ करते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं खुद को कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब युवा की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वुडोंग के साथ साथ उसके बाकी के भी सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ज़ेंगशी वहाँ पे माहौल को हल्का करते हुए उन सभी से कहता है कि अब इमोशनल बातें बहुत हो गई, अब कल होने वाले रोबिन राउंड के फाइनल मैच के बारे में बात करते हैं। और तुम लोग जानते हो कि कल हमारा मुकाबला कौन सी टीम के साथ होने वाला है। जिसमें वो सभी बहुत ही एक्साइटेड होकर जवाब देते हुए कहते हैं, हमारे अपने ही दोस्त शर्क एकेडमी के साथ। और तभी युवा वहाँ पे उन सभी से कहता है कि मुझे कल के मैच के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए क्यों ना हम आराम से बैठकर इस सब के बारे में डिस्कस करें। और ये कहकर अब उन सभी ने मिलकर वहाँ पे कल के मैच के बारे में ही डिस्कस करना शुरू कर दिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात को युवा के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युवा लेटे हुए आराम कर रहा था और वो वहाँ पे काफी गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक से ही वहाँ पे गोड इलेक्ट्रोलेक्स वाली मार्शल सोल के साथ साथ उसकी सोल रिंग भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते सोते सोते ही वहाँ पे युवा को अजीब सा एहसास हो रहा था। और तभी अचानक से युवा की आंखें वहाँ पे एक अजीब सी जगह पे खुलती हैं, जहाँ पे उसे अपने आसपास काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, जो कि ना तो जिंदा थे और ना ही मरे हुए थे। वो बस अपना सर झुकाकर आगे बढ़े जा रहे थे, जो देखकर तो युवा को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है और वो अचानक से ऐसी अजीब सी जगह पे कैसे पहुंच गया। और जब युवा अपने इन सवालों का जवाब जानने के लिए उस जगह को गौर से देखते हुए इधर उधर देखता है तो उसे ना सिर्फ वहाँ पे डेथ गेट दिखाई देता है, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे ड्रैगन्स के स्केलेटन्स भी दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पे गोड इलेक्ट्रोलेक्स की आवाज गूंजती है, जो कि वहाँ पे युवा को बताते हैं कि ये मेरा अनडेड अंपायर है। अब ये आवाज सुनकर तो युवा को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे ये आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। इसलिए युवा ने वहाँ पे उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। और जिस दिशा में वहाँ पे युवा आगे बढ़ रहा था, वहाँ पे अपने हर एक कदम के साथ युवा को किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी का एहसास हो रहा था, जिसे महसूस करके तो अब युवा वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस हो चुका था। जबकि गोड इलेक्ट्रोलेक्स की आवाज वहाँ पे एक बार फिर से गूंजती है, जो कि वहाँ पे युवा को बताते हैं कि जब किसी ह्यूमन की कल्टीवेशन डिवाइन रियल्म तक पहुंच जाती है तो वो खुद से ही ऐसे अनडेड अंपायर को क्रिएट कर सकता है। और जैसे जैसे युवा के कानों में वो आवाज गूंज रही थी, युवा ने वहाँ पे और भी तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। और जैसे युवा वहाँ पे उस आवाज के करीब पहुंचता है तो युवा को वहाँ पे बहुत ही तेज एनर्जी दिखाई देती है। तभी एक बार फिर से युवा को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, और इस अनडेड अंपायर को क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं नेक्रोमेंसर गॉड हूँ, तुम्हारा अपना इलेक्ट्रोलेक्स है। और ये कहते हुए गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे उस एनर्जी से निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखते युवा वहाँ पे इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसने तो वहाँ पे आंसू ही बहाना शुरू कर दिए थे। और वो वहाँ पर खुशी के मारे रोते हुए कहता है, टीचर फाइनली आप वापस आ ही गए। जिसपे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स भी वहाँ पे स्माइल के साथ युवा को जवाब देते हुए बताते हैं, हाँ युवा तुम्हारा ये टीचर अभी तक भी जिंदा है। असल में जिस दिन मैंने हाउटियन सेट के अंदर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का सैक्रिफाइस किया था, तो उस दिन मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस से सीधा एक गॉड एग्जिस्टेंस से जाके मिली थी, और उस डिवाइन गॉड ने मेरी
डिवाइन कॉन्शियसनेस के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल करते हुए मुझे एक और मौका दिया और फाइनली अब मैं दोबारा वापस आ चुका हूँ तुम्हें नेक्रोमेंसी की ताकत को अच्छी तरह से सिखाने के लिए, जिसका नाम है द ट्रू एसेंस ऑफ नेक्रोमेंसी। और ये कहते हुए गुड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे युवाओं को अपने साथ लेकर वहाँ से काफी आगे आ जाते हैं, जो देखकर युवा भी वहाँ पे चौंक कर गुड इलेक्ट्रोलेक्स से सवाल करते हुए पूछता है द ट्रू एसेंस ऑफ नेक्रोमेंसी, आखिर ये क्या चीज है? जिसपे गुड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके युवाओं को लाइफ एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि सूरज जिंदगी की शुरुआत करता है और जब सूरज डूब जाता है तो उसकी जगह चांद ले लेता है, यानी कि जिंदगी का साथ रोशनी से है। लेकिन जैसे जिंदगी एक हकीकत है, बिल्कुल वैसे ही मौत भी एक हकीकत है। वैसे तो जिंदगी और मौत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी तरह लाइट लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, जबकि डार्कनेस मौत को रिप्रेजेंट करती है। जिंदगी और मौत एक ही साइकिल के दो पहिए हैं। अब अपने टीचर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे उनका मतलब समझ चुका था और वो वहाँ पे हैरान होते हुए गुड इलेक्ट्रोलेक्स से कहता है टीचर तो आपका मतलब है, जिसपे आगे की बात गुड इलेक्ट्रोलेक्स पूरी करते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल सही समझे, द ट्रू एसेंस ऑफ नेक्रोमेंसी का मतलब लाइफ है। जो सुनकर युवा भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं तो अब मुझे सारा मतलब समझ आ रहा है कि क्यों आप मुर्दा लोगों को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी ट्रू एसेंस ऑफ नेक्रोमेंसी की ताकत है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी मुर्दा इंसान को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब मैं डेथ ऑफ गेट को भी समझ चुका हूँ कि वो किस तरीके के साथ काम करता है। अब युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गुड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाकई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा कमाल की है और अब क्योंकि तुम मुझसे सब कुछ समझ चुके हो तो हमारा टीचर एंड डिसेबल का रिलेशनशिप भी यहीं पे खत्म होता है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपना स्पेयर युवा के हवाले करते हुए उससे कहते हैं अब तुम्हें ही मेरी ट्रू एसेंस ऑफ नेक्रोमेंसी की इनहेरिटेंस को लेकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि गुड इलेक्ट्रोलेक्स की ये सारी बातें सुनकर तो युवा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। वहीं गुड इलेक्ट्रोलेक्स अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ये अनडेड एम्पायर तुम्हें तुम्हारे टीचर की तरफ से आखिरी तोहफा है। जबकि हम देखते हैं कि गुड इलेक्ट्रोलेक्स की ये बात सुनकर युवा वहाँ पे इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने टीचर को वहाँ पे हग कर लिया था, जो देखकर गुड इलेक्ट्रोलेक्स भी वहाँ पे स्माइल के साथ उसे अलविदा करते हुए कहते हैं कि नेक्रोमेंसी की ताकत अपने साथ अंधेरा भी लेकर आती है, लेकिन तुम अपने दिल को कभी भी अंधेरे की चपेट में मत आने देना, अपने दिल के चारों तरफ रोशनी को इसी तरह से कायम रखना। और ये कहते हुए गुड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे स्माइल करते हुए चले जाते हैं, जो देखकर युवा वहाँ पे उनका नाम चिल्लाते हुए उनके पीछे जाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे उस एनर्जी गेट के अंदर जाता है तो उसकी आंख वहाँ पे खुल चुकी थी, क्योंकि ये सब अभी जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसके सोल कॉन्शियसनेस के अंदर हो रहा था। जो देखकर युवा वहाँ पे उदास होते हुए अपने टीचर को याद करके कहता है टीचर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी नेक्रोमेंसी की इनहेरिटेंस को लेकर हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। और युवा के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।